औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने गुज़िश्ता दो असबाक में हमने इंग्लिश और उर्दू के अल्फ़ाबेट्स को लिखने का तरीका सीखा था और मुझे उम्मीद है कि मेरे डियर व्यूअर्स ने 4 लाइन्स वाली कॉपीज़ पर घर बैठकर उसकी प्रैक्टिस ज़रूर की होगी, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी हैंड राइटिंग किसी भी सूरत इम्प्रूव नहीं हो सकती। आज हम हरूफ तहज्जी उर्दू के जो हैं उनको दूसरे हरूफ तहज्जी से मिलाकर लिखना सीखेंगे। अपने गुज़िश्ता सबक में हमने बे को बाकी हरूफ तहज्जी के साथ मिलाकर लिखा था और हमने स्वाद और द्वात तक बे को मिलाकर लिखना सीखा था। आज हम इससे आगे अपने सबक को बढ़ाएंगे। स्वाद और द्वात के बाद जो अगला हर्फ होता है उर्दू में वो तोय और ज़ोए होता है। तो जब इनफरादी तौर पर हमने हरूफ तहज्जी का लिखा था तो मैंने आपको बताया था कि तोय और ज़ोए की जो शेप है वो तकरीबन स्वाद और द्वात से इस यहाँ तक मिलती है, लेकिन उसका जो बैदवी दायरा है वो स्वाद और द्वात से कदरे बड़ा होता है। तोय और ज़ोए की जो बेस लाइन है वो भी यही लाइन है जो उर्दू की आपकी सिंगल लाइन होती है, जिसको मैंने पहले आपको बताया था कि वो असल में बेस लाइन होती है। तो ऊपर से थर्ड और नीचे से सेकंड, तो ये उर्दू सिंगल लाइन वाली जो कॉपी होती है उसमें ये वाली जो लाइन होती है ये बेस लाइन है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था। तो तोय और ज़ोए की बेस लाइन भी यही लाइन है, यहीं पर वो ख़त्म होता है। इसलिए हम बे को इतना ऊपर बनाएंगे कि तोय और ज़ोए जो है वो इस लाइन पर आकर कंप्लीट हो जाए। जिस तरह हमने स्वाद और द्वात के साथ इस तरह बे को मिलाया था, उसी तरह हमने यहाँ पर भी इसको मिलाना है, लेकिन थोड़ा सा इससे नीचे, क्योंकि तोय जो है वो इस हिस्से में बनना है। ये इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर इसको छोड़ देंगे और फिर यहाँ से इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर हम तोय और ज़ोए को ड्रॉ करेंगे। यूँ यहाँ पर लाकर अब हम इसको सीधी ड्रॉ करेंगे। पहले हमने इसको गोल करके यहाँ लाए थे, लेकिन यहाँ से हमने इसको सीधा रे की तरह इसकी शेप बनानी है। और ये जो लाइन है ये टॉप लाइन से थोड़ा सा ऊपर भी जा सकती है। टॉप लाइन को आप टच करके नीचे ले आएँ यहाँ तक सीधी, और फिर यहाँ से इसको हल्का सा आपने इस तरफ को टर्न करना है और यूँ इसकी शेप बनेगी। ये इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लें ताकि खूबसूरती पैदा हो जाए। तो ये बे है, ये आपका तोय भी है, ये आपका ज़ोए भी है। तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर ले ताकि मज़ीद खूबसूरती नज़र आए। तो ये जो उर्दू की सिंगल लाइन होती है वो बेस लाइन होती है तोय और ज़ोए की। तो आपने पहले ये बे को बनाना है यहाँ तक, उसके बाद फिर इससे थोड़ा सा आगे से आपने यूँ इसकी बेदवी शेप बना के इस लाइन से मिलाना है। इस लाइन को आपने थोड़ा सा ऊपर ख़त्म करना है, फिर वहाँ से आपको सीधा नीचे की तरफ आते हुए यहाँ पर इसको ख़त्म करके ये लाइन यूँ सीधी लानी है। फिर इसको थोड़ा सा इस तरफ को हमने रुक करके ताकि इसमें खूबसूरती पैदा हो जाए। तोय और ज़ोए के बाद आइन, और आइन के बारे में हमने पढ़ा था कि आइन जो है वो नीचे वाली जो 3 लाइंस होती हैं उनमें हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसका जो आइन का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो टॉप लाइन से थोड़ा सा ऊपर बनता है, जीम का, जिस तरह से हमने सीखा था। तो अभी देखते हैं कि बे के साथ जब आइन और गैन को मिलाएंगे तो उसकी शेप क्या होगी और वो कहाँ से शुरू होगा और कैसे निचली लाइन तक इख्तिताम पदीर होगा। इसको टॉप लाइन से थोड़ा सा ऊपर से आपने शुरू करना है, इस तरह से यहाँ से इसको घुमाना है, फिर इस तरह से इसकी शेप बनानी है, फिर बिल्कुल किसी परिंदे की चोंच की तरह इसकी शेप यूँ बनानी है ऐसे, और फिर इसको नीचे की तरफ घुमाना है। और मैंने आपको बताया था जीम, चे, हे, खे, आइन, गैन, इनका ये जो पेट है वो इस हिस्से से पीछे नहीं जाना चाहिए, ना इससे आगे रहना चाहिए, ताकि दायरा खूबसूरत नज़र आए। यूँ
ऐसे। अब ये आपका बे भी है, ये आपका पे भी है, ये आपका ये भी है, ये आपका ते भी हो सकता है, टे भी हो सकता है, ये आपका से भी हो सकता है। जो भी आप इसको बनाना चाहें एक जैसी शेप होगी। ये आपका नून भी हो सकता है, ये आपका टे भी हो सकता है। तो बे की शेप भी यही होगी, पे ते टे से, तमाम शेप आइन के साथ ऐसे ही होंगी। उसके साथ साथ ये नून भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, तो शेप सेम रहेगी। जिस तरह आप लिखना चाहते हैं रुब ओ, रे बाइन बे और आइन, तो रे पीछे लिखाएंगे और बे और आइन ये इसी तरह से बन जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें इसके साथ मिलाकर, उर्दू का कौन सा लफ्ज़ है जो आसानी से आपके ज़हन में आ जाए। उर्दू अरबी में तो ज़हन में आ रहा है, द्वाद और रे को ये और आइन के साथ मिलाकर तो लिखते हैं हम दरी उन अरबी में, तो वो भी एक लफ्ज़ है। तो ये तमाम ये जो मैंने आपको नुक्ते लगा कर बताए हैं, ये तमाम हरूफ जो हैं आइन के साथ इसी तरह मिलकर अपनी शेप बनाएंगे। उसके बाद आइन और गाइन के बाद ये आइन भी है, ये गाइन भी है, फ़े की बारी आती है। तो फ़े हमने जब इनफरादी तौर पर लिखा था तो उसकी शेप हमने यूं बनाई थी, यूं। और जब उसको कटे हुए पेन के साथ लिखते हैं तो फिर दरमियान में स्पेस नज़र नहीं आती, फिर वो ये सारी जो ऊपर की स्पेस है ये फिल हो जाती, काफ की भी और फ़े की भी। और ये भी मैंने आपको बताया था कि फ़े जब दरमियान में आता है तो फिर ये स्पेस दरमियान में नज़र आती है। तो चूँकि इसको दोबारा से हमने इन दो लाइनों के अंदर अंदर बनाना है, ऊपर और नीचे से इसको टच करना है, तो फ़े को थोड़ा सा इस लाइन से इसकी जो बे है हम शुरू करेंगे और यहाँ पर इस लाइन के करीब लाकर ऐसे इसकी शेप बनाते हुए इस लाइन को टच करके हम आगे चले जाएंगे। ये भी है, ये बे भी है, ये पे भी है, ये आपका ते भी बन सकता है, ये आपका टे भी बन सकता है। जो भी सारे अल्फाज इसी तरह से ये बनेंगे। तो ये दायरा जो है आप थोड़ा सा छोटा भी बना सकते हैं ताकि और ख़ूबसूरती इसमें पैदा हो जाए। लेकिन जब कटे हुए कलम के साथ आप लिखते हैं तो ये सारा कुछ फिल हो जाता है और बीच में दायरा छोटा सा नज़र आता है। तो आप इसको जब पेंसिल के साथ या अपने पॉइंटर के साथ लिखें तो दायरा यहाँ से थोड़ा सा, ज़्यादा छोटा नहीं, थोड़ा सा आप छोटा भी बना सकते हैं। तो ये फ़े की शेप इस तरह से बनेगी। इसी तरह बे को जब काफ के साथ मिलाते हैं तो काफ हमने सीखा था कि वो ये 3 लाइनों के अंदर अंदर होता है। इसका जो सर होता है वो थोड़ा सा इस लाइन के आधा ऊपर या नीचे बन जाता है और बाकी सा जो है ये वो 3 लाइनों के अंदर अंदर बनता है। तो जब ये काफ बे के साथ मिलता है तो उसका जो सर होता है वो जो गोल है वो फिल होना चाहिए। लेकिन जब आप पेंसिल या पॉइंटर के साथ लिखेंगे तो फिर वो फिल नहीं हो सकता, फिर उसके अंदर दायरा नज़र आएगा। तो इस लाइन से आप शुरू करेंगे, टॉप लाइन से, और फिर यहाँ पर ऐसे ला कर बिल्कुल साथ आपने बनाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना, यूँ पीछे से घुमा के इसको इसकी आप शेप बना दें। यह आपका काफ बन गया। मैं जल्दबाजी में, मेरा थोड़ा सा जल्दी इधर मैंने खींच लिया, इसलिए इस दायरे को मुकम्मल करने के लिए मुझे थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ा, वरना ये थोड़ा सा पीछे, इसको थोड़ा सा मुझे इधर इधर ला के, तो अगर मैं यहाँ तक इसको दायरे को बनाता तो फिर ये और खूबसूरती पैदा हो जाती और मुझे कुछ ज़्यादा आगे ना जाना पड़ता यूँ। तो ये थोड़ा सा पीछे से घुमा के दायरा ताकि बिल्कुल गोल नज़र आए। तो ये काफ जो है वो बिल्कुल, ये जब नीचे आप बे का लाइन खींचेंगे बे की तो बिल्कुल साथ आपने बनाना, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद काफ कश वाला, या जो ऊपर से जिसको हम मिलाते हैं उसकी लाइन, लाम जो है बे, वो यूं इस लाइन को आपने टच करते हुए ऐसे थोड़ा सा ऊपर
यूँ आप इस लाइन के बराबर बनाएंगे, यूँ ऐसे, और फिर इस लाइन को ऊपर वाली लाइन से भी ऊपर थोड़ा सा ले जाएं। जब आप नीचे काफ लेकर आएंगे तो आपने इस लाइन से ऊपर से ही इसको यहाँ मोड़ना शुरू कर देना है और यूँ इसको मुकम्मल कर देना है। इसको ज़्यादा बे की तरह लंबा नहीं आपने करना, तो इसकी लाइन जो है अपनी उतनी लंबी बनानी जितनी ये लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये आपका बे बन जाएगा। ऊपर इसको ज़्यादा ना करें, लाइन के बराबर रखें। अगर ज़्यादा ऊपर आप ले जाएंगे तो ये लाम जो है वो ज़ाहिर होने लगेगा। तो यहाँ तक इसको रखें आप। ये आपका अगर यहाँ तक ले जाएंगे तो ये लाम ज़ाहिर होगा। तो जिस तरह हमने ये बनाया था बे, तो आपने यहाँ तक इसको, ये जो ऊपर से सेकंड लाइन उससे थोड़ा सा नीचे जो है इन दोनों लाइनों के दरमियान से या थोड़ा सा ऊपर से इसको शुरू करना है और फिर इसको यूँ आगे ले जाना। ये आपका काफ भी है और ये आपका गाफ भी है। इस लाइन को बिल्कुल सीधा ला के नहीं मिलाते, खूबसूरती नहीं रहती। जब भी आपने दोनों लाइनों को लाकर मिलाना है तो ऐसे थोड़ा सा इसको गोल इधर से हो ताकि ये खूबसूरत नज़र आए। यूँ यहाँ से थोड़ा सा कम नज़र है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा कम। और जो ऊपर वाली लाइन है उसको भी जब आप ला के साथ मिलाएं तो उसको भी हल्का सा नीचे मोड़ दें ऊपर, ताकि वो भी खूबसूरत नज़र आए। तो ये बे जो है आप बनाएंगे तो ये यहाँ से आपने खींचना है, इन दो लाइनों के सेंटर से, जैसे हमने यहाँ खींचा था। और उसके बाद आपने फिर ऊपर ले जाके काफ इसका यूँ बना देना। जब आप लाम बनाएंगे तो लाम को आपने जो ऊपर से सेकंड लाइन है वहाँ से शुरू करना है, नीचे से शुरू नहीं करना बल्कि ऊपर से शुरू करना है। ये यूँ और थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, क्योंकि लाम जो है ये थोड़ा सा लंबा होता है और इसका दायरा बनाना होता है 3 लाइनों में, इसलिए यूँ। ये तो इसका लाम ये जो बिल्कुल नून की तरह होता है। तो ये जो हमने बे को लाम के साथ मिलाना वो ऊपर वाली लाइन से, तीसरी लाइन से, जो नीचे से तीसरी लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर से हम मिलाएंगे। इसको थोड़ा सा लाइन को बेशक ऊपर भी रख दें तो कोई हरज नहीं है। तो ये जो बे आपने लाम के साथ जब मिलाना है तो उसको इस बेस लाइन से नहीं मिलाना बल्कि उससे ऊपर वाली लाइन से उससे थोड़ा सा ऊपर रख के आपने उसको बिल्कुल बे अलिफ बा की तरह लिखना है और फिर लाम को बिल्कुल सीधा ला के इससे आगे ये नून की आपने बिल्कुल एग्जैक्टली स्वाद की, जैसे ये दायरा है, ये दायरा है, ये दायरा है, इसकी आपने शेप बना देनी है। उसके बाद मीम की बारी आती है। मीम को भी आप इसी लाइन से ऊपर से आपने शुरू करना है, क्योंकि मीम 4 लाइनों के अंदर अंदर आएगा। उसकी खूबसूरती तभी होगी जब वो 4 लाइनों के अंदर अंदर हम लिखेंगे। तो 4 लाइनों के अंदर तभी होगा जब बे को हम उसके ऊपर से मिलाएंगे। तो जब बे के ऊपर से मिलाएंगे, बे को मीम के ऊपर से मिलाएंगे तो यूँ ये लाइन खींचेंगे, बिल्कुल इतनी लाइन जितनी है, लेकिन इससे थोड़ी सी छोटी, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। यूँ और फिर नीचे से आपने घुमाना है। जब हमने मीम वैसे सिंगल लिखा था तो ऊपर से घुमाया था यूँ, लेकिन जब मिलाना है किसी हरफ के साथ, बे के साथ, तो आपने फिर यूँ मिलाना है, आगे की तरफ आना है और फिर इसको बिल्कुल आपने सीधा नीचे ला के लाइन से मिला देना है। ये बे, ये पे, ये तुम, ते भी हो सकता है और ये से भी हो सकता है, अरबी में सुम्मा जिस तरह हम लिखते हैं। ये टे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नून भी हो सकता है, उसकी आंखें नम हो गई। तो ये जो भी आप इससे वर्ड आप बनाना चाहें हर्फ, वो यहाँ इस पर से बन सकता है। मीम के बाद हम बे को नून के साथ मिलाकर लिखेंगे। नून हमने चूँकि पहले ये पढ़ चुके हैं कि इन 3 लाइनों में बनेगा, तो बे को बस थोड़ा सा उसके साथ शोशा उसका मिलाना है। ये यूँ थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। ये जिस तरह ये बे बनाया था ये उससे थोड़ा सा छोटा होगा जितना हमने इसमें लाम में बनाया था। लाम में थोड़ा चौड़ा, इतना चौड़ा भी हो सकता है, लेकिन नून के साथ ज़्यादा चौड़ा आपने उसको नहीं करना। फिर उसको इस तरफ को लाना है थोड़ा सा और फिर इधर को घुमाना शुरू करते हैं यूँ।
ये आपका बे और नून बन गया। फिर समझ लें कि ये जो इसका हिस्सा है, ये तीसरी टॉप थर्ड लाइन है, यानी इस जो आपकी बेस लाइन है उससे जितना नून को नीचे लाना आपने उतना ही उसको ऊपर होना, बल्कि नीचे थोड़ा सा नून थोड़ा नीचे होता है। ये आप लाइनों को अगर देखें तो ये उर्दू ख़त्ताती के मुताबिक हैं। इस पहली दूसरी और तीसरी लाइनों के दरमियान जो फासला है वो बराबर है, लेकिन जो चौथी लाइन है उसका इन दो लाइनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसलिए नून जो है नीचे थोड़ा ज़्यादा होता है, ऊपर उससे थोड़ा सा कम होता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा जब आप सिंगल लाइन वाली नोटबुक पर लिखें, तो इसका ये जो ऊपर वाला नून का हिस्सा होगा, नीचे वाला हिस्सा उससे थोड़ा सा नीचे होगा, और ये जो हिस्सा इसका इस टॉप लाइन से थोड़ा सा ऊपर से आप बनाएंगे। बिल्कुल सीधा बनाने की कोशिश नहीं करनी। अमूमन जो बच्चे हैं वो इस तरह से बना देते हैं, और ये अरबी स्टाइल है, उर्दू स्टाइल नहीं है। उर्दू स्टाइल में मैंने आपको बताया था कि एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से मिलता है तो हमेशा तिरछा मिलता है इस एंगल पे। नून के बाद वाव की बारी आती है। वाव जो है वो आपको पता है ये बेस लाइन उसकी होती है, जो आपकी सिंगल लाइन वाली नोटबुक है वही उसकी बेस लाइन होती है। इसलिए आपने इस लाइन से वाव जो है वो दो लाइनों के दरमियान में होता है, तो लिहाजा यहाँ से आप वाव लाएंगे तो बेक उसके ऊपर से मिलाना है। टॉप लाइन से आप नीचे आएंगे, आधा इसका दायरा ऊपर आधा इसका दायरा नीचे, यूँ, और फिर यहाँ से सीधा ऐसे नीचे की तरफ रुख करके इसको मिला देंगे आप यूँ। ये आपका बेवाव बो बन जाएगा। पे ते से जो भी आप बनाना चाहें, ये भी है, नून भी है, सारा कुछ इससे बन सकता है। तो वाव जब आप इस तरह लिखते हैं तो ये उसका जो हिस्सा है, कलम के साथ अगर लिखें तो ये फिल होता है, लेकिन पॉइंटर और पेंसिल के साथ जब आप लिखते हैं तो इसके अंदर स्पेस आपको नज़र आती है। जैसे मैं आपको ये मास्टर का पेन है 605 है ये, तो उसके साथ मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। इसी तरह ये जो काफ है वो भी, इसी तरह ये वाव भी। और फिर इसको यूँ, इसकी ये शेप जो है ये हम कलम के साथ बनाते हैं। और ये जो इसकी बैक है बिल्कुल एक जैसी होती है। जब आप इसके साथ लिख रहे हैं तो फिर ये बाइक दरमियान से स्पेस आपको नज़र आती है, लेकिन जब आप कलम के साथ लिखते हैं तो ये पूरा हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट होता है यूँ। इसी से आप काफ भी बना सकते हैं। ज़्यादा काफ को लंबा आगे नहीं लेके जाना जब आप कलम से लिखते हैं, तो फिर इसको यूँ आप काफ से बना लेते हैं ऐसे। यूँ तो इस तरह से इसकी जो है वो शेप बन जाती है। तो ये बे को हमने वाव के साथ मिला के लिखना सीखा है यहाँ पर। जब हे के साथ मिलाएंगे तो इसी लाइन से दरमियान वाली दो लाइनों के दरमियान ये आ जाएगा यूँ यूँ और यूँ। जिस तरह हमने अलिफ के ऊपर मद डाली थी छोटी, तो ये उस मद की तरह थोड़ी सी इसकी शेप बन जाती है, लेकिन थोड़ा सा ये गहराई इसकी ज़्यादा होती है। जब आप बे को हे से मिलाएंगे तो फिर उसकी शेप ये दरमियान वाली दो लाइनों के अंदर अंदर आप इसको लिखें। ये पे भी है आपका, ते भी है, जिस तरह जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद ये की बारी आएगी। बे को हम ये के साथ मिलाएंगे। ये हमने देखा था कि वो इन तीन लाइनों के दरमियान में उसके दायरे बनते हैं। थोड़ा सा ऊपर से हम शुरू करते हैं और फिर यहाँ पर आकर उसको ख़त्म करते हैं, लेकिन जो यूँ वाला उसका हिस्सा है जब बे के साथ मिलेगा तो वो बाकी नहीं रहेगा यूँ, लेकिन नीचे वाला हिस्सा उसका बाकी रहेगा यूँ ऐसे। ये बी, ये बे को जब ये के साथ मिलाएंगे तो ये टॉप लाइन है वहाँ से हम शुरू करेंगे ऐसे घुमाते हुए। तो ये इधर से आती है, लेकिन ये अब इधर से हम नीचे आएंगे, इसको थोड़ा सा पीछे लाएंगे, फिर इधर से नीचे बच्चे बाद दफ़ा आ जाते हैं पीछे नहीं। पहले इसको बिल्कुल यूँ, इस ये वाली जो शेप है ये यूँ बननी चाहिए यूँ।
ऐसे। ये उसके बाद आप इसको दायरे को साथ मिला के तो ये बन जाएगा। ये जो है वो अपनी असल शक्ल बरकरार रखेगा बड़ा, ये सिर्फ उसके साथ बे को ज़ाहिर करने के लिए उसकी जो लाइन है वो थोड़ी सी हम ऊपर बना देंगे। यहाँ से हमने शुरू किया था यूँ, मैंने आपको बताया था कि ये जो शेप है इस तरह से बननी चाहिए कि अगर हम ये को इधर से बनाना चाहें तो यही शेप उसके काम आ जाए। फिर मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा इस लाइन से ऊपर से आपने नीचे घुमाना शुरू करना है, इस लाइन को टच करना है, फिर इसको ऊपर लेते जाना है, ऊपर जाके इसकी निस्बत थोड़ा सा ऊपर ले जाके आपने इसको छोड़ देना है। क्यों ऐसे, तो ये थोड़ा सा इसको लंबा करना है। वैसे ये हो तो थोड़ा सा इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर से शुरू करते हैं, लेकिन जब बे को साथ मिलाना है, नून ये ने को साथ मिलाना है, तो थोड़ी लाइन लंबी हमें करनी पड़ेगी ताकि वो पता चल जाए कि ये अकेला ये नहीं है बल्कि उसके साथ बे पे ते टे से या नून ये ने नून अटैच हुआ है। तो ये हमने आज अपनी हरूफ तहज्जी को बा के साथ मुकम्मल कर लिया। ये सारा सबक आपके सामने है कि किस तरह से हमने बे को बाकी हरूफ तहज्जी के साथ मिलाना सीखा है। मुझे उम्मीद है कि इस लेसन से आपको काफ़ी हद तक ये समझ बूझ मिल गई होगी कि बे को हरूफ तहज्जी के साथ कैसे मिलाया जाता है। आप इसकी 4 लाइनों वाली नोटबुक पर बार बार मश्क करें। जितनी आप मश्क ज़्यादा करेंगे इंशाअल्लाह उतनी जल्दी आपका हाथ जो है, आपके कलम पर आपके हाथ का कंट्रोल बेहतर होता चला जाएगा। और इंशाअल्लाह फिर जब आपके हाथ का कंट्रोल बेहतर हो जाएगा तो फिर आपकी स्पीड भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फ़रमाए, इल्म के मैदान में भी तरक्की और आगे बढ़ने की सलाहियत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़ी अमान।